नमस्कार दोस्तों, डीप इंडियन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपको स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं डिफेंस मैकेनिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बात करें क्लासेस बैच पे या कंपटीशन बैच पे, दोनों ही बैच पे इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत मार्जिनल अंतर होता है, डिफरेंट होता है, जो कि बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, तो वो मार्जिनल आपको याद रखना है। इसमें जो कंटेंट है, उसके अलावा इसकी जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का ये एग्जाम्पल है, तो बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से पढ़ें, समझें। बार बार वीडियो देख सकते हैं आप, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक वर्ड को इसमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत छोटा अंतर रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझनी है। दूसरी इसकी जो थोड़ी लैंग्वेज है साइकेट्रिक की या साइकोलॉजी की, वो थोड़ी टफ भी रहती है, तो लिखने में भी बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैं बताऊं आपको कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोच नहीं है। जो आपकी लैंग्वेज में आप दे सकते हो उत्तर, जैसे आप लिख सकते हो वैसे लिखें, बस वो कंटेंट उसमें शामिल होना चाहिए। वो समझ में आएगा आपके तो आप लिख दो इंग्लिश बना के, उसकी हिंदी की इंग्लिश बना के लिख सकते हो। और हिंदी के भी नोट्स है इसमें। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, पढ़ने के बाद भी बार बार भूल रहे हो, तो वो नोट्स पढ़ लें आप एक बार हिंदी का। उससे और आपके दिमाग का जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा, और आपकी मेमोरी बढ़िया हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। शुरू करते हैं चलो क्लास को। तो डिफेंस मैकेनिज्म की सबसे पहले जो खोज की थी, एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिनका वैसे जन्म जो है लंदन में हुआ था, जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। इसने सिगमंड फ्राइड ने इसका सबसे पहले खोजा था। बात करें, इन्होंने बताया था कि हमारे मनोवैज्ञानिक ऐसी क्रिया हैं कुछ, जो एंजाइटी को कम करने के लिए हम अचेतन रूप से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? अचेतन का मतलब होता है अनकॉन्शियसली, या बात करें अपन ऑटोमेटिक। इसमें हम कुछ अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, ये क्या हो रही है? ऑटोमेटिक हो रही हैं। ठीक है, क्या हो रही हैं? ऑटोमेटिक हो रही हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम अनकॉन्शियसली कहते हैं। अब बात करें इसमें कि डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फीलिंग ऑफ एंजाइटी, थ्रेट टू सेल्फ स्टीम एंड थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट और डील विथ। मतलब ऐसी साइकोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं जो हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस रूप से होती हैं, वो हमें बचाती हैं। किससे बचाती हैं? फीलिंग ऑफ एंजाइटी से, यानी कि चिंता की भावना से बचाती हैं। थ्रेट टू सेल्फ स्टीम, यानी कि थ्रेट का मतलब होता है खतरा, और सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान को खतरा हो, उससे बचाएंगी। नेक्स्ट, थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू थिंक। ऐसी चीज़ें या वस्तु है जिनके बारे में हम सोचना नहीं चाहते हैं, हम सोचते नहीं हैं, या उनके साथ हम डील नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं? बचने के लिए या सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में ये डिटेल है। एक बार मैं कहूँ तो एंजाइटी को कम करने के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रकार की, वो क्या कहलाती हैं? डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती हैं। ठीक है, एक वर्ड में भी बता दिया, और ऐसे फुल भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अच्छा लिखोगे, जितना ज़्यादा डीप में लिखोगे, डेफिनेशन का वो नंबर आपको फुल मिलेंगे। बस इतना अंतर है, लेकिन आपको लिखना अच्छा आना चाहिए। नहीं आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है अनकॉन्शियस रूप से होती हैं, जिसमें हमारे शरीर को एंजाइटी जो होती है शरीर में, उस एंजाइटी को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपका मन करे लिख सकते हो डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि है क्या, कहना क्या चाह रहा है इसमें। अब बात करें नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स। तो डिफेंस जो मैकेनिज्म होती हैं वो मेनली दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों कहा जाता है और नेगेटिव क्यों कहा जाता है, तो समझ लीजिए इसके बारे में। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि इनका जो इफेक्ट है हमारी लाइफ पे अच्छा होता है। इससे हमारी लाइफ पे इफेक्ट अच्छा होता है, इससे हमारा डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, विकास होती है, फ्रस्ट्रेशन से बच जाते हैं, फेलियर से बच जाते हैं। ठीक है, और आत्मसम्मान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि और मान सम्मान बढ़ता है समाज में, देश में। तो ये पॉजिटिव इसलिए इनसे कहा गया है। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनसे हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पे इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, इसलिए इनको नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहा गया है। अब देखो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला है पॉजिटिव के अंदर कंपनसेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा सब्लिमेशन, चौथा आइडेंटिफिकेशन, पांचवा है इंट्रोजेक्शन, छठा है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, सातवां है रैशनलाइजेशन, रिप्रेजन। ठीक है, इसके बाद है नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, कन्वर्जन, फिक्सेशन, सप्रेशन, विड्रॉल, और एक और है इसके अंदर डेनियल। तो ये
बहुत सारी नेगेटिव हैं जो कि एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। और मैं बता दूं आपको, ऐसे ही हम कंपटीशन करके कंपेयर करके पढ़ेंगे इनको। कैसे पढ़ेंगे? कंपेयर करके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो दो एक जैसी डिफेंस मैकेनिज्म को एक साथ पढ़ेंगे, चाहे वो नेगेटिव की हो या दोनों पॉजिटिव की हो। ठीक है, दोनों नेगेटिव की हो या दोनों पॉजिटिव की हो, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, हम ऐसे एक साथ पढ़ेंगे इनको। क्योंकि वो मार्जिन हमें पकड़ में आना ज़रूरी है। मार्जिन अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इनको मिक्स में पढ़ेंगे। तो पहले ही स्टार्ट करते हैं इसके अंदर हम कंपनसेशन। क्या करते हैं? कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति हिंदी में। ठीक है, तो इस प्रकार की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें क्या करते हैं हम? क्षतिपूर्ति करते हैं। क्षतिपूर्ति का मतलब आप समझे गए होंगे, है ना। कोई चीज़ में घाटा लग रहा है तो दूसरी चीज़ में फ़ायदा करना क्या है? क्षतिपूर्ति है। और एक बिजनेस में घाटा लगा, दूसरा बिजनेस में फ़ायदा ले लिया, तो क्या हो गया? उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। ऐसे ही इसके अंदर हम फीलिंगों की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं। जैसे व्हेन पर्सन फेलियर इन वन फील्ड दैट अराइज एंजाइटी एंड स्ट्रेस। जब कोई व्यक्ति एक फील्ड में क्या होता है? फेल होता है, तो उसके अंदर क्या हो जाती है? एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो वो फील्ड उसके लिए बार बार अगर उस फील्ड में फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, तो वो क्या उसके लिए वीकनेस बन चुकी है, उसकी वो कमजोरी बन चुकी है। सो दे चूज अनदर फील्ड दैट प्रोवाइड सक्सेस फॉर देम। ठीक है, फिर वो क्या करता है? व्यक्ति उस फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में जाता है और वहाँ पे अपनी सफलता प्राप्त करता है। इससे क्या होगा? विच रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इससे उसकी कम जो चिंता और तनाव है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो उसके लिए क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, जहाँ उसको सफल मिल रहा है, सफलता मिल रहा है। ठीक है, सफल हो रहा है, सफलता मिल रहा है, वो फील्ड कैसा हो गया? उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। तो इसके अंदर देखो, हम जब किसी फील्ड में फेल होते हैं तो हम दूसरा फील्ड सेलेक्ट कर उसमें वहाँ पे प्रोग्रेस या सफलता या सक्सेस पाते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके उदाहरण की। जैसे जब स्टूडेंट है, कोई स्टडी में बहुत कमज़ोर है, फेल हो रहा है बार बार, तो वो क्या करता है? स्पोर्ट में चला जाएगा, म्यूजिक में चला जाएगा, फिल्म सिटी में चला जाएगा, राइटर बन जाएगा, सिंगर बन जाएगा, है ना। मतलब और अदर फील्ड में जाके वहाँ पे नाम कमाएगा। यहाँ तो फेल हो गया। जैसा इसका सीधा साधा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर। 10वीं में फेल हुआ था बंदा, तो उसने पढ़ाई छोड़ दी थी कुछ समय के लिए। ठीक है, बार बार फेल हो रहा था वो 10वीं में, तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और क्या चला गया? क्रिकेटर बन गया। और आज देखो क्रिकेट में उसका कितना बड़ा नाम है। ठीक है, नाम ही काफ़ी है उसका। तो वो एक उसके लिए क्या बन गई? अलग फील्ड बन गया। फील्ड क्या कर लिया उसने? चेंज कर लिया। एजुकेशन से स्पोर्ट में पहुँच गया। तो यहाँ पे ये अंतर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है व्हेन पर्सन नॉट अचीव अनएक्सेप्टेबल डिजायर देन अचीव एक्सेप्टेबल डिजायर इन सेम फील्ड एंड रिड्यूस देयर एंजाइटी और स्ट्रेस। ठीक है, इसमें क्या करता है? जो व्यक्ति होता है वो दूसरे फील्ड में ना जाके उसी फील्ड में अपना छोटा लेवल कर लेता है, या ऐसा लेवल कर लेता है जिसको वो आसानी से पार कर सके। वो डिसाइड कर लेता है। मतलब यहाँ पे गोल को थोड़ा छोटा कर रहा है, फील्ड सेम है और गोल अपना थोड़ा सा छोटा करके कंप्रोमाइज कर रहा है, कहने का मतलब इसके अंदर। और फिर वो वहाँ पे प्रोग्रेस या सफलता पा रहा है। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको उदाहरण। जैसे कोई व्यक्ति है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है एमबीबीएस बनने के लिए, लेकिन एमबीबीएस में उसका सिलेक्शन हो नहीं रहा है, या डायरेक्ट भी कर रहा है प्राइवेटली, तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एमबीबीएस में सीट ले सके, एमबीबीएस कर सके। ठीक है, तो वो क्या करता है? लड़का या वो व्यक्ति अपनी मेडिकल की जो उसकी सपना था कि मेडिकल में जाने का, उसको पूरा करने के लिए नर्सिंग कर लेता है। क्या कर लेता है? नर्सिंग कर लेता है। और वो नर्सिंग करके भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, चाहे वो एम्स में गवर्नमेंट लगा ले। ठीक है, तो वहाँ पे भी अच्छा मोटा पैसा मिल जाता है। हालांकि डॉक्टर के लेवल का नहीं रहता है वो, या डॉक्टर की बात करें इतना यश नहीं मिलता डॉक्टर के बराबर, लेकिन इसके अंदर जो है वो मेडिकल में जाके और वो चीज़ हासिल कर लेता है जो डॉक्टर से थोड़ा कम हो, लेवल कम है, लेकिन उस फील्ड में जाके सफलता तो उसको मिल जाती है। तो यहाँ पे सफलता की बात है, उसने उसी फील्ड में अपना टारगेट जो है अलग चेंज किया और वो टारगेट प्राप्त करके सफलता प्राप्त करी। तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। उसमें फील्ड सेम रहेगा, लेकिन ठीक है, गोल जो है वो हाफ हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन की। जबकि अब कंपनसेशन में फील्ड ही अलग चूज कर लेता है और वो इससे ज़्यादा बड़ा ना आदमी बन जाता है, उसमें उसका लेवल बढ़ जाता है, इसमें इसका लेवल थोड़ा कम रहता है। बस ये इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, डिस्प्लेसमेंट। ये भी इससे मिलता जुलता ही है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारी जो इम्पल्स होती हैं या फीलिंग होती हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट या
दूसरे ऑब्जेक्ट पे या दूसरे लोगों पे अपन क्या करते हैं, थोप देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। थोपना का मतलब हिंदी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि कम खतरनाक होती हैं। मतलब जो चीज़ आपके पास खतरनाक फीलिंग है, उनको ऐसे लोगों पर ट्रांसफ़र करेंगे जो कम खतरनाक है। ठीक है, जैसे सीधा सीधा उदाहरण है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो डॉक्टर आपको डांट देता है, तो वो क्या करता है, व्यक्ति जाके अपने बीवी बच्चों पे या अपने पालतू जानवर पे गुस्सा निकालता है। तो वो एक तरीके का क्या है, अपनी फीलिंगों को ट्रांसफ़र कर रहा है। फीलिंग ही है ना एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाल रहा है, अपने बच्चों बीवी पे या जानवरों पे निकाल रहा है। तो वो चीज़ क्या होती है, एक तरीके से गलत होती है। क्या होती है, गलत होती है। अभी तक जो दो पढ़ी अपन ने वो पॉजिटिव में रख सकते हैं, लेकिन ये वाली डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये जो है गलत है। इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपकी फैमिली पे। ठीक है, तो उसकी हिम्मत नहीं है अपने डॉक्टर से या अपने बॉस से क्या करने की, बहस करने की। कोई बात पर डांटा है तो क्यों डांटा है, क्या वजह है, गलत किया है तो आगे सुधारेगा। मतलब उससे आर्ग्यू नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आर्ग्यू अपने बच्चों से कर रहा है, उन पे गुस्सा निकाल रहा है। और ये क्या कर रहा है, वो अनकॉन्शियसली कर रहा है। उसको एहसास नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। ठीक है, उसको मालूम नहीं है, अनकॉन्शियसली ये काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, उसकी फैमिली पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। उनके अंदर भी मनोवैज्ञानिक बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, उसका रिश्ता बिगड़ सकता है। इसलिए इनको नेगेटिव में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट के बाद। 4th नंबर पे है अपनी सब्लिमेशन। क्या है, सब्लिमेशन। अब इसमें फीलिंग अपनी क्या कर रहा था, कम खतरनाक लोगों से ज़्यादा खतरनाक लोगों से कम खतरनाक लोगों पे ट्रांसफ़र कर रहा था फीलिंग। किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट में फीलिंगों का ट्रांसफ़र हो रहा था। वहाँ पे कैरियर ट्रांसफ़र हो रहा था, गोल ट्रांसफ़र हो रहा था, यहाँ पे फीलिंग ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, अब चौथा है इसमें व्हेन ए पर्सन एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग बाय यूज ऑफ सोशल एक्सेप्टेबल वे फॉर रिड्यूसिंग देयर एंजाइटी। अब इसमें भी ट्रांसफ़र कर रहा है फीलिंग। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, उसमें फीलिंग ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन वहाँ गलत कर रहा था। वो क्या कर रहा था, उसको सोशल एक्सेप्टेबल वे में नहीं कर रहा था, जिसको समाज स्वीकार करे, ऐसा वे नहीं है। वो समाज को स्वीकार वाला रास्ता नहीं है, क्योंकि ऐसे करेगा तो समाज उसको कहेगा कि ये तो गुस्सा है, पागल है, क्रैक माइंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ऐसे वे में कर रहा है, तो लोग उसको पागल नहीं कहेंगे, बल्कि उसकी इज्जत करेंगे। ठीक है, इसी को, इस पे लाइन आपको याद रखना है, सोशल एक्सेप्टेबल वे, यानी कि समाज जिसको एक्सेप्ट करे वैसा रास्ता यूज कर रहा है वो एंजाइटी को कम करने का। और क्या कर रहा है, इसमें अपनी फीलिंगों को एक्सप्रेस कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरी जगह पे। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखो, जैसे कोई अनमैरिड गर्ल्स है, वो क्या करती है, बच्चों से बहुत लगाव है, उसका बहुत प्यार है, बहुत वो चाहती है कि बच्चा उसको खिलाए, प्यार करे, साथ रखे। लेकिन वजह क्या है कि वो अभी अनमैरिड है। अगर वो कोई बच्चा पैदा करती है तो उस पर सवाल उठ जाएंगे, तूने बच्चा कैसे कर लिया, तेरी तो शादी नहीं हुई, कौन पति है, कौन है, किसका है, क्या है। तो वो क्या, उल्टा उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग उसको आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। इससे बचने के लिए लड़की क्या करती है, किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेती है, अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेती है, किसी अपने परिवार का कोई भी जिसके बहुत सारे बच्चे हैं, उसको एक को अडॉप्ट कर लेती है। तो उससे क्या होगा, एक तो उसकी जो फीलिंग है प्यार की, लगाव की, स्नेह की, वो सारी एक्सप्रेस कर लेगी इन बच्चों के साथ। उसका जो सपना था बच्चा पालने का वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा, समाज भी उसको कुछ बुरा नहीं कहेगा, बल्कि उसकी इज्जत करेगा। किसी अनाथ बच्चे को या किसी ऐसे बच्चे को उसने पाल पोस के बड़ा किया है जो उसके माँ बाप नहीं कर पा रहे थे, तो इससे उसकी इज्जत बढ़ती है। ठीक है, इसलिए सब्लिमेशन को पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में रखा गया है। नेक्स्ट इसका उदाहरण है कि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो वो क्या कर सकता है, एक अच्छा बॉक्सर बन सकता है। क्योंकि बॉक्सर के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, तो लड़ाई झगड़ा कोई करता है गुस्से में, घर पे करता है, तो उसकी जगह वो एक बॉक्सर बन सकता है, तो वहाँ उसको इज्जत मिलेगी भाई। वहाँ जीतता है तो मेडल भी मिलेंगे। लेकिन घर पे, गाँव पे लड़ाई करता है, घर वालों से लड़ाई करता है, गाँव वालों से लड़ाई करता है, आस पड़ोस के पड़ोसियों से लड़ाई करता है, तो वहाँ से तो उसकी और बदनामी थी कि यार वो तो लड़ाकू है एक नंबर का। ठीक है, क्या है, लड़ाकू, लड़ता फिरता रहता है, तो वो चीज़ गलत है। इसका इस्तेमाल वो सही कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हेन ए पर्सन लॉस्ट देयर लव पर्सन सो ही बिकम ए राइटर। कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका कोई लव पर्सन मर गया है, चाहे वो फीमेल है, उसका आशिक मर गया है, मेल है, उसकी वो मर गई है, लैला मजनू हाँ, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं कई बार किसी के साथ, तो वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है।
लेकिन उसकी जगह अगर वो इस्तेमाल करे उनका एक राइटर बनने में, उसकी कहानी लिखे, कहानी लिख के वो एक फ़िल्म बने उस पे, तो वो क्या होगा, फेमस हो जाएगा, पैसा भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और अच्छा उसका नाम होगा। जबकि अगर वो रोता फिरता रहेगा तो उसको पागल कहेंगे, आशिक कहेंगे, जाने क्या क्या कहेंगे और खुद की ज़िंदगी खराब हो जाएगी और वहाँ पे उसकी लाइफ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी सेटल भी हो जाएगी। अगर वो राइटर बनता है, कोई स्पोर्ट पर्सन बन जाता है, कुछ भी बन सकता है वो, सिंगर, गायक, राइटर, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, कई लोग हैं, अरिजीत ले लो, बहुत सारे हैं सिंगर हैं, बहुत सारे राइटर हैं इसमें जो ऐसे कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पाँचवा, रिप्रेज़न। रिप्रेज़न और सप्रेशन दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर भी अंतर है, मार्जिनल अंतर है इनके अंदर भी। पहले अपन बात करते हैं रिप्रेज़न की। रिप्रेज़न एक एक्ट टू कीप इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, हाउएवर द मेमोरीज डोंट जस्ट डिसअपीयर, दे कंटिन्यू टू रिप्लेस ऑफ बिहेवियर। अब इसमें क्या होता है, हमारे साथ कुछ बुरा हादसा होता है, रिप्रेज़न का मतलब समझना, इसका भी समन या दमन एक जैसा होता है वर्ड, दमन दमन है ना हिंदी में, और सप्रेशन का भी दमन ही होता है। लेकिन इसमें जो हो रहा है वो क्या कर रहे हैं अपन, दमन, दमन का मतलब हो दबाना, क्या होता है, दबाना, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे साथ कोई बुरा हादसा हो जाता है तो क्या करते हैं, वो मेमोरी हमारे दिमाग में क्या होती हैं, बन जाती हैं। उस चीज़ के लिए, किसी ने किया है तो उस व्यक्ति के लिए, किसी वजह से हुआ तो उस वजह के लिए हमारे लिए वो मेमोरी लाइफ टाइम हो जाती है। एक बार कोई बुरा हादसा कर दे तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए सेव हो जाती है ब्रेन में। अब वो फिर व्यक्ति या वो जगह हमें याद आती है तो हम उसको भूलते नहीं हैं, उससे हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं और उससे दूरी बना के रखते हैं। तो इसी को रिप्रेज़न कहा गया है, इसी डिफेंस मैकेनिज़्म को। ये भी अच्छी चीज़ है क्योंकि वो चीज़ गलत है, आपको पता है उससे गलत हुआ है तो दोबारा आपके दिमाग में डर रहता है कि वापस भी वो चीज़ हो सकती है। कोई रोड पे गए हो आप, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी कि यार इस जगह पे खतरनाक है, तो मुझे संभल के चलना है या उस रोड से जाना ही नहीं है, या तो आप उसको पलटी मारोगे या फिर संभल जाओगे वहाँ पे। ऐसे ही किसी व्यक्ति से आपको बुरा किया है बचपन में, जैसे किसी बच्चा है उसको टॉर्चर किया है किसी ने, चाहे वो पड़ोसी हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई और व्यक्ति हो, ठीक है, वो भविष्य में उससे रिश्ता कभी भी नहीं बना पाएगा, उससे कोई भी रिश्ता वो नहीं जोड़ पाएगा क्योंकि उसको पता है वो व्यक्ति बुरा है, उसने साथ बचपन में गलत किया है। किसी टीचर ने आपको बहुत ज़्यादा मारा हो तो भविष्य में क्या उसको आप इज्जत दोगे, नहीं दोगे। ऐसा ही होता है क्योंकि वो आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाती हैं, दिमाग में आप उनको फीड कर लेते हो, जिस वजह से उन चीज़ों को आप नेगलेक्ट करते हो बाद में, ठीक है। ऐसे ही किसी का ब्रेकअप हो गया है लड़के का तो वो उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे वगैरह भूल जाता है, वो चाहता ही नहीं कि उसकी दिमाग में उसकी फीलिंग आए, उसकी यादें आएँ। ऑटोमेटिकली होता है ये काम, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं छठा, सप्रेशन। सप्रेशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो किस लेवल पर होती है, कॉन्शियसली होती है। इसमें व्यक्ति जानबूझकर दबाता है, इसमें भी फीलिंगों को दबाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर कि वन ऑफ द ओनली डिफेंस मैकेनिज्म दैट वर्क कॉन्शियसली, समटाइम यू माइट डू दिस कॉन्शियसली बाय फोर्सिंग द अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ योर अवेयरनेस, विच इज नोन एज ए सप्रेशन। तो अब इसमें क्या कर रहा है, हमें कुछ लोगों की ऐसी फीलिंगों के बारे में पता होता है या लोगों के व्यवहार के बारे में पता होता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर हम उनसे बहस करें या उनसे कुछ भी स्वभाव डालें या उनसे बात करें तो क्या करेंगे, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम बचना चाहते हैं, चाहे वो खुद की बीवी हो। हमें पता है हमारी बीवी से बात करेंगे तो बहस करेगी तो हमारा मूड ख़राब हुआ, और हमें कोई अच्छे काम के लिए जाना है, जैसे कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई जॉब में कोई पोस्टिंग हुई है, वहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी बीवी को उस दिन अवॉइड करेंगे कि हम उससे बहस ना करें। तो यही इसका उदाहरण है कि इसके अंदर जो मेमोरी है वो डिलीट नहीं होती है, अब वो इसके अंदर जो बुरी चीज़ है वो डिलीट हो जाती है। मेमोरी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को हम जानबूझ के डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जानबूझ के उसकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं। जबकि रिप्रेज़न में हमें वो चीज़ याद रहती है, यहाँ पे हम जानबूझ के उस चीज़ को भुलाते हैं। याद तो रहती है लेकिन हम जानबूझ के उसको भुला देते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ अगर हमारे जीवन में दोबारा आई तो हमें तकलीफ देगी, इसलिए इसमें हम उस चीज़ को भुला देते हैं। जैसे अब अपनी बीवी है, अब बीवी को तो भुला नहीं सकते भाई, खुद की बीवी है ना, तो बीवी को भी नहीं भुला सकते। और दूसरी बात कि इसके अंदर हम उस चीज़ को भुलाएंगे परमानेंट, ताकि वो बहसबाजी ना हो। बहस करना हमें पता है गलत है, बीवी के साथ तो बहस नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस इंसान को नहीं भुला सकते क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज होता है। अब उसमें क्या होता है, वो कोई भी इंसान हो उसमें भुला देते हैं उस इंसान को,
क्या होता है उसके अंदर, क्योंकि वो मेमोरी फिक्स हो जाती है तो उसको भुला देते हैं, उस इंसान को भुला देते हैं। इसमें इंसान को नहीं भुला रहे, उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें पसंद नहीं है, उन एक्टिविटीज़ को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे गलत इफेक्ट आता है। और इसमें कुछ समय के लिए किया जाता है, उसमें परमानेंट होता है, ये याद रखना है। रिप्रेशन में जो भी मेमोरी लॉस होगी वो परमानेंट होगी, इसके अंदर हम करेंगे फोर्स से, लेकिन कुछ समय के लिए करेंगे, ठीक है। ये अंतर है सप्रेशन और रिप्रेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं 7th, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना। क्या करना? किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी पे ब्लेम लगाना, आरोप लगाना। इसमें क्या करेगा, एक व्यक्ति दूसरे अपनी नाकामयाबी का दूसरे पर आरोप लगा देगा। किसी फील्ड में वो नाकामयाब है, उसके अंदर बैड क्वालिटी है, तो वो अपनी क्वालिटी को बैड ना बता के सामने वाली की क्वालिटी को बैड बताएगा कि उसे पता है वो अच्छा है, तो उसकी क्वालिटी को वो क्या कर देगा, अरे ये तो बुरा है, मैं ही अच्छा हूँ, ऐसा अपने आप को फील करेगा ताकि उसके अंदर एंजाइटी ना हो, ठीक है। क्योंकि वो कमज़ोर है तो अपनी कमज़ोरी छिपाएगा, और वो कमज़ोरी से क्या होगा, उसको स्ट्रेस एंजाइटी होगी, तो उसको बचने के लिए वो दूसरे व्यक्ति को कमज़ोर या गलत ठहरा देगा। इसमें यही होता है। जैसे पहला उदाहरण देखो कि कोई व्यक्ति की पत्नी है, वो क्या करती है, उसके साथ करने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है, लाइन देती है। अट्रैक्ट का मतलब उसको लाइन देती है, लेकिन जब उसका हस्बैंड उसको पकड़ लेता है लाइन देते हुए, तो वो उल्टा उस व्यक्ति को ही गलत ठहरा दी कि नहीं, यही मेरे को लाइन दे रहा था, इसको मेरे को छेड़ रहा था, ये मेरे को चाहता है, मेरे को पीछा कर रहा था। सारी चीज़ें वो अपने पति को अच्छा दिखने के लिए करेगी, जबकि एक्चुअल में है क्या, वो खुद उसको अट्रैक्ट करती थी, खुद उसके पीछे पड़ती थी, खुद उसको घूरती थी, खुद देखती थी। ये इसका सीधा साधा उदाहरण। तो प्रोजेक्शन में क्या कर रही है, ब्लेम लगा रही है, उस व्यक्ति पे ब्लेम लगा रही है, उस पर आरोप लगा रही है, जबकि आरोपी खुद है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे कोई व्यक्ति है सब्सटेंस अब्यूज़र है। सब्सटेंस अब्यूज़र का मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। वो कहेगा कि मुझे जो आदत लगी है नशीली, वो मैंने नहीं लगाई है, मेरे या तो चाचा ने लगाई है, वो पीता था तो मैं भी सीख गया, वो मेरे को ज़बरदस्ती पिलाता था तो मेरे को आदत लग गई। ऐसे बोलेगा, वो बहाने बनाएगा, है ना। आरोप उस पर लगा रहा है, चाचा पे या ताऊ पे या कोई और गांव के व्यक्ति पे, उस पर लगाएगा। कोई भी नशा हो, चाहे वो गुटखा खाने का हो, बीड़ी पीने का हो, दारू पीने का हो, कोई सा भी हो, वो किस पे लगाएगा, अपने दूसरे लोगों पे आरोप लगाएगा कि उसने लत लगाई है, मेरे खुद ने नहीं लगी, मेरे को लगाई गई है। तो इसके अंदर हमेशा ब्लेम दूसरों पे लगाता है व्यक्ति। नेक्स्ट है पेरेंट में प्रोजेक्ट अनफुलफिल्ड बिजनेस टू देयर चाइल्ड। ऐसे ही माता पिता भी कई बार, बच्चा अगर संस्कारी नहीं निकले, बच्चा काबिल नहीं हो पाए, बच्चा सक्षम नहीं हो पाए, बच्चा सफल नहीं हो पाता है, तो उसका जिम्मेदार बच्चे को ही ठहरा देते हैं। जबकि एक्चुअल में क्या है, इसमें माँ बाप की गलती होती है, क्योंकि वो उसको एक एम्बिशन, एक आचार और एक कल्चर या एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, उसको सक्षम नहीं बना पाए। ये उनका फेलियर है, बच्चे का फेलियर नहीं है। वो चोर चक्का बना, तो इसमें गलती किसकी है, माँ बाप की है। माँ बाप उसको थप्पड़ मारते, उसको डांटते, तो वो क्या चोर चक्का बनता, नहीं बनता। तो ऐसे ही देखने को मिलता है कि माँ बाप अपनी कमजोरी छुपाने के लिए बच्चे पे डाल देते हैं कि ये था ही ऐसा नालायक ही था। अरे भगवान ने तो सबको बराबर दिया था ना, जन्म देते हमें सबको खाली दिमाग का ही भेजता है। अब जो मेमोरी भरते हैं वो हम यहीं से तो भरते हैं, अपने परिवार से, दोस्तों से, यारों से, स्कूल से, कॉलेज से, ठीक है। इस दुनिया से ही हम सारी चीज़ें सीखते हैं। अब जैसा हमें माहौल में हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इसमें जो गलती होती है माँ बाप की होती है, लेकिन माँ बाप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो ब्लेम करते हैं बच्चे पर डायरेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रैशनलाइजेशंस। रैशनलाइजेशंस का मतलब होता है एक तरीके का रेशो निकालना। रेशो निकालने में क्या क्या करता है इसके अंदर कि इसकी फड़ो देखो, रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व मेकिंग ए लॉजिकल रीजन टू जस्टिफाई थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर इट वे टू अवॉइड अनकंफर्टेबल इमोशन और सिचुएशन। इसमें क्या करेगा व्यक्ति, ऐसी अनकंफर्टेबल इमोशंस या सिचुएशन से बचने का प्रयास करेगा और एक लॉजिकल रीजन देगा। इसमें भी ब्लेम लगाएगा, ये बिल्कुल प्रोजेक्शन के जैसी ही है, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिकल देगा। अब ये जो था, इसमें जो ब्लेम लगा रहा है तो वो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन इसमें ऐसा ब्लेम लगाएगा कि सामने वाले को सस्पेंस में डाल सकता है कि हाँ भाई हो भी सकता है यार, क्या हो भी सकता है। इसमें भी ब्लेम लगाएगा, लेकिन इसमें लॉजिकल ब्लेम लगाएगा, वो रीजन देगा, एक लॉजिकल रीजन देगा इसके अंदर, ताकि सामने वाला भी विश्वास कर सके। देखो इसमें पहला उदाहरण, समवन हु हैव बीन फिल्म फायर माइट रैशनलाइज इट बी सीइंग दे आर एक्साइटेड टू लोगों संपर्क नहीं हो। मतलब किसी को किसी की कंपनी से या जॉब से निकाल दिया है, फायर कर दिया है उसको, ठीक है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि कंपनी ने मुझे निकाला, वो कहेगा मैं ही कंपनी को छोड़ के आ गया ताकि मेरे को दूसरी जगह नई जॉब मिल रही है, वहाँ उससे बेटर सर्विस मिल रही है, बेटर सैलरी मिल रही है, बेटर पोस्ट मिल रही है, इसलिए मैं उसको छोड़ा है। कभी ये नहीं कहेगा कि उसने मुझे निकाला। तो इसमें क्या है, वो लॉजिकल रीज़न दे रहा है।
क्योंकि आदमी सोचते हैं हाँ भाई हो सकता है उसको नई जॉब मिल गई इसलिए छोड़ दिया है, तो इसके अंदर लॉजिकल रीज़न देता है व्यक्ति, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था, कंपनी ने निकाला था, ये याद रखना। नेक्स्ट, ए चाइल्ड माइट रैशनलाइज देयर पेरेंट्स एब्सेंस बाय सेइंग दे आर बिजी विथ वर्क। बच्चे देखे होंगे आपने कभी भी, ठीक है, माँ बाप पुकारते हैं बच्चों को और बच्चे अनसुनी कर देते हैं, नहीं जा रहा है, लेकिन जब माँ बाप खुद चल के आ जाते हैं कमरे में, माँ बाप ने आवाज़ दी बेटा ये लाना वो लाना, तो बच्चा गया नहीं, उसको पता है परेशान करेंगे मेरे को, वहाँ भेजेंगे, ये करेंगे, मैं नहीं जाना, मेरे को नहीं उठना, मेरे को तो सोते रहना है, ठीक है, या मेरे को लेटे रहना है या मोबाइल चलाते रहना है। लेकिन जब बच्चा के लिए वो नहीं आता है तो माँ बाप खुद ही कमरे में आके अंदर आ जाते हैं। तो क्या करेगा बच्चा, ऐसे काम करेगा कि किसी काम में बिजी हो जाएगा, कोई काम करने लग जाएगा, हेडफोन लगा लेगा कानों में, मतलब कि भाई उसने सुना ही नहीं, वो क्या है सुन तो लिया था उसने, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करेगा कि उसने सुना ही नहीं है उस बात को। और इससे क्या होगा, माँ बाप को भी लगेगा वास्तव में नहीं सुना हुआ, भाई माँ बाप को लगेगा ही कान में हेडफोन के, हाँ यार हो सकता है इसने नहीं सुना है, कान में लग रहा है गाने सुन रहा है, और या कुछ कोई काम में बिजी है तो नहीं सुना है, तो ये सस्पेंस में डाल देता है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, उसने सुन लिया था और सुनने के बाद भी नहीं गया। तो इसमें क्या हो रहा है, रैशनलाइजेशन में एक रेशो निकाल के एक ऐसा लॉजिकल रीज़न दे रहा है, बंदा ब्लेम तो कर रहा है सामने वाले पर, लेकिन लॉजिकल रीज़न दे रहा है ताकि उसको सस्पेंस में रहे, उसको यकीन हो जाए कि हाँ वास्तव में ये हो भी सकता है। तो इस प्रकार का जो डिफेंस मैकेनिज्म वो रैशनलाइजेशन कहलाता है। दोनों में अंतर मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट जो अपन है कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और फिर अगर एक साथ आपको पढ़ा दिए तो समझ में भी आना मुश्किल हो जाएगा और क्लास भी लेंथी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ छोटी छोटी क्लास बने ताकि आपको समझ में आए। जो चीज़ नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो, या फिर आप हिंदी के नोट्स हैं इसके, वो कमेंट बॉक्स में और बायो में दोनों में जगह आपको मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ सकते हो, उनको समझ सकते हो कि इसका अर्थ हिंदी में क्या है। कई बार इंग्लिश में बच्चों के नए नए होते हैं फर्स्ट ईयर में, जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आता है, समझ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और लैंग्वेज भी साइकोलॉजी की थोड़ी टफ पड़ती है। तो हिंदी में एक बार देखें, उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा तो इंग्लिश बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इंग्लिश बनाई है, 10th-12th पास करके आए हो, वहाँ भी आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट थी, क्वेश्चन आंसर देना, वो भी आपको हिंदी में पढ़ाते थे टीचर, कहानी जो स्टोरी होती थी लेसन की वो आपको सुनाते थे हिंदी में, ताकि आपको इजी वे में उसका इंग्लिश में आंसर देने को मिल जाए। ऐसे ही इसमें है, बस हिंदी में भी पढ़ लो आप, इंग्लिश में भी पढ़ लो, फिर आपको क्या करते हो, लिख सकते हो आराम से इंग्लिश बना के। अगर वो जो बच्चा GNM का है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलती हैं, तो दोनों में आप मिक्स करके लिख सकते हो, चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, वहाँ पे आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन इसके आ गए हैं MCQ, वो भी आप देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कंपटीशन की तैयारी भी आपकी साथ साथ में होती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।